आखिर मार्वल ने आयरन मैन को मारकर आरडीजे को फिर से डॉक्टर डूम बनाकर क्यों जिंदा किया? देखो, इसका जवाब कोई भी इमोशनल स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भारी फाइनेंशियल नुकसान, खाली थिएटर्स और गिरती हुई टीआरपी है। क्योंकि आरडीजे के जाने के बाद मार्वल की फिल्में वो मैजिक और हाइप बिल्कुल भी जनरेट नहीं कर पा रही थी जिसके लिए मार्वल स्टूडियोज जाना जाता था। थिएटर्स खाली रहने लगे और स्टूडियोज भारी घाटे में जाने लगे थे। लेकिन अगर हम फ्लैशबैक में जाकर देखें तो जब साल 2008 में मार्वल खुद बैंकरप्ट होने की कगार पर खड़ा था, तभी रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ही आयरन मैन का किरदार निभाकर मार्वल को बर्बाद होने से बचाया था। लेकिन मार्वल की ऑन स्क्रीन फिल्मों से कहीं ज्यादा थ्रिलिंग, डार्क और ड्रामेटिक कहानी तो उसे बचाने वाले आरडीजे की अपनी खुद की असली जिंदगी की है। एक ऐसा इंसान जो बचपन से ही कैमरे के सामने आया, फिर अपनी गलतियों, ड्रग एडिक्शन और जेल की वजह से पूरी तरह कंगाल और बर्बाद हो गया, और फिर वहां से उठकर बिल्कुल जीरो से $400 मिलियन, करीब 333 करोड़ रुपए से अधिक की नेटवर्थ के साथ बॉलीवुड का सबसे महंगा और सफल एक्टर बन गया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म एक बेहद ही क्रिएटिव और आर्टिस्टिक फैमिली में हुआ था, जहां उनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर थे और उनकी मां एल्सी डाउनी एक एक्ट्रेस थी। बचपन से ही रॉबर्ट का माहौल सामान्य बच्चों जैसा नहीं था, जहां बाकी बच्चे स्कूल, खेलकूद और खिलौनों में अपना टाइम बिताते हैं। वहीं रॉबर्ट का बचपन फिल्मों के सेट्स, लाइट, साउंड, कैमरा और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ बीता। महज 5 साल की उम्र में साल 1970 में उन्होंने अपने पिता की फिल्म पाउंड से अपना एक्टिंग डेब्यू कर दिया। ये बहुत कम उम्र में मिली एक बड़ी शुरुआत थी, लेकिन इसी चकाचौंध भरे माहौल के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा हुआ था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कई इंटरव्यूज में इस बात का खुलासा किया है कि उनके पिता ने उन्होंने लगभग 6 साल की उम्र में ही गांजा ट्राई कराया था, जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे डैमेजिंग और खतरनाक एक्सपीरियंस बताया। उनके परिवार में स्ट्रिक्ट रूल्स और ट्रेडिशनल बाउंड्रीज की भारी कमी थी। क्रिएटिविटी, फ्रीडम तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन डिसिप्लिन और रूटीन नाम की कोई चीज थी ही नहीं, जिसका सीधा नेगेटिव असर उनकी टीनेज और एडल्ट लाइफ पर पड़ने लगा। लगभग 16-17 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर पूरी तरह से एक्टिंग को अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया और 1980 के दशक में कई छोटी छोटी फिल्मों में काम करते हुए हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करने लगे। फिर साल 1987 में जब उनकी उम्र 22 साल थी, उनकी फिल्म लेस देन जीरो आई तो उनके करियर का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जहां पर उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने खूब सराहा। लेकिन कई लोगों का मानना था कि उन्होंने इस किरदार को कहानी की गहराई से इसलिए निभाया क्योंकि वो खुद भी रियल लाइफ में उसी गंभीर नशे की लत से जूझ रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने काम करना जारी रखा। 1990 में 25 साल की उम्र में हॉलीवुड के एक स्टेब्लिश एक्टर्स में उनकी गिनती होना चालू हो गई और 1991 में 26 साल की उम्र में सोप डिश व द लास्ट पार्टी जैसी फिल्में करके वे पर्दे पर लगातार सफल होते रहे। लेकिन पर्दे के पीछे उनका पर्सनल एडिक्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा था। फिर आया साल 1992 जब 27 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म चैपलिन में चार्ली चैपलिन का आइकॉनिक किरदार निभाया, जिसने उनके एक्टिंग करियर को सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। उन्हें ऑस्कर यानी अकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला। लेकिन जिस समय पर उनका करियर आसमान छू रहा था, उसी समय उनकी नशे की लत थी अपनी सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और 29 साल की उम्र में नेचुरल बोर्न किलर्स और 30 साल की उम्र तक काम करने के बावजूद हॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज उनके गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से डरने लगे और परेशान रहने लगे। आखिरकार सबसे बड़ा डिजास्टर आया साल 1996 में, जब 31 साल की उम्र में उन्होंने कैलिफोर्निया से उन्हें इलीगल ड्रग और इलीगल हथियार रखने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। और ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं था, बल्कि उनके करियर की पूरी तरह से बिखरने की शुरुआत थी। कोर्ट ने उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा, लेकिन रिकवरी बिल्कुल आसान नहीं थी। 32 साल की उम्र में कोर्ट के आदेश पर रिहेब पूरा करने की कोशिशों के बीच इंश्योरेंस कंपनियां ब्लैकलिस्ट करते हुए उन्हें इंश्योरेंस करने से साफ मना कर दिया, जिसे स्टूडियोज उन्हें फिल्मों में कास्ट करने से घबराने लगे और 33 साल की उम्र तक आते आते उनके पास से बड़े ऑफर्स पूरी तरह से गायब हो गए। और 1999 जब उनकी उम्र 34 साल थी, उनकी जिंदगी का सबसे काला दौर साबित हुआ, जब प्रोबेशन के नियमों का उल्लंघन करने के चलते उन्हें सीधी जेल जाना पड़ा। और जहां 1992 में उनके पास $10 मिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ थी, वहीं 1999 आते तक वो घटकर $2 से $5 मिलियन रह गई। जिसके बाद हॉलीवुड के लगभग हर इंसान ने मान लिया था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का करियर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन यहीं से शुरू होने वाला था हॉलीवुड के इतिहास का सबसे मिरेकुलस और अनबिलीवेबल कमबैक। साल 2000 में 35 साल की उम्र में जेल से बाहर आने के बाद उनके पास न तो फिल्में थी, न पैसे थे और न ही इंश्योरेंस कवर, लेकिन उन्होंने अपनी मेंटल और फिजिकल रिकवरी के लिए 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम, थेरेपी, मेडिटेशन और विग चुन मार्शल आर्ट्स को अपना हथियार बनाया। इसी साल उन्होंने टीवी सीरीज एली मैकबिल में काम मिला,
जहां अपनी शानदार एक्टिंग के लिए उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता। हालांकि 2001 में 36 साल की उम्र में एक बार फिर से रिलेप्स की खबरों के कारण उन्हें काम छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी और वहीं 37 साल की उम्र मतलब 2002 में जब कोई स्टूडियो जोखिम नहीं ले रहा था, तब बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मेल गिब्सन आगे आए और उन्हें अपनी जेब से आरडीजे की इंश्योरेंस कास्ट कवर करके उन्हें फिल्म द सिंगिंग डिटेक्टिव दिलवाई। जिसके बाद 2003 में 38 साल की उम्र में फिल्म गोतिका से उन्होंने 2 से 3 मिलियन डॉलर की सैलरी मिली और उनकी पहली बड़ी स्टूडियो फिल्म में वापसी हुई। 2004 में 29 साल की उम्र में उन्होंने अपनी म्यूजिक एल्बम द फ्यूचरिस्ट रिलीज किया और 40 साल की उम्र में किस किस बैंग बैंग से क्रिटिक्स की जबरदस्त वाही बटोरी और 2007 में 42 साल की उम्र में डेविड फिंचर की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जोडिएक से अपनी साख पूरी तरह से बहाल कर ली और यहाँ तक आते आते उनकी नेटवर्क सुधरकर 10 मिलियन डॉलर से 15 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी। और फिर आया ऐतिहासिक साल 2008। 43 साल की उम्र में मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी और डायरेक्टर जॉन फेवरो ने हॉलीवुड का सबसे बड़ा जुआ खेलते हुए आरडीजे को आयरन मैन यानी टोनी स्टार के रोल के लिए साइन कर लिया। आरडीजे ने सिर्फ $5 लाख की मामूली सैलरी पर इस रोल को स्वीकार भी किया और 2 मई 2008 को जब आयरन मैन सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसने दुनिया भर से $585 मिलियन की कमाई की और ब्लॉकबस्टर कलेक्शन करके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बुनियाद रख दी। और उसी साल फिल्म टॉपिक थंडर के लिए आरडीजे को दूसरा ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। इसके बाद वो आरडीजे की सफलता का ऐसा तूफान आया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। 2009 में जब वो 44 साल की उम्र में आ चुके थे तो शेरलॉक होम्स से उनको $524 मिलियन का कलेक्शन और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता। 2010 में 45 साल की उम्र में आयरन मैन 2 से $621 मिलियन का कलेक्शन किया और अपनी वाइफ सुसान डाउनी के साथ मिलकर टीम डाउनी नाम का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू कर दिया। और 2011 आते आते मतलब 46 साल की उम्र में शेरलॉक होम्स एक गेम्स ऑफ शेडोज से उन्होंने $545 मिलियन की कमाई कराई। साल 2012 मतलब जब 47 साल के हो चुके थे, इस उम्र में आज द एवेंजर्स ने दुनिया भर से $1.52 बिलियन कमाकर इतिहास रच दिया। और यहीं पर आरडीजे ने अपनी बिल्कुल एक विजन दिखाते हुए फिक्स सैलरी की जगह बैक एंड प्रॉफिट शेयरिंग डील साइन की, जिससे उन्होंने 20 से 30 मिलियन डॉलर की सीधी कमाई हुई और उनकी कुल नेटवर्थ $100 मिलियन के आंकड़े को भी पार कर गई। और 2013 मतलब 48 साल की उम्र में जब आई उनकी आयरन मैन 3, वो वर्ल्ड वाइड $1.2 बिलियन का बिजनेस किया और वे फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स बन गए। साथ ही उनकी नेटवर्थ बढ़कर अब यहाँ तक मतलब 2013 तक उनकी $150 मिलियन हो चुकी थी। अब आया 2014 मोदी जी वाला साल, जहां पर वो 49 साल के हो चुके थे और अपने बैनर तले द जज बनाई। और फिर आया 2015 जिसमें 50 साल की उम्र में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, इसने दुनिया भर से $1.4 बिलियन का कलेक्शन किया और इस मूवी से आरडीजे को $40 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई हुई, जिससे उनकी नेटवर्थ बढ़कर 180 से $200 मिलियन पहुंच गई थी। फिर 51 साल की उम्र में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 1.1 बिलियन के कलेक्शन से इन्होंने लगभग $40 मिलियन कमाए। और डाउनी वेंचर्स के जरिए जो टेक स्टार्टअप है उसमें भी उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया और इसी स्टार्टअप को बाद में डिज्नी द्वारा $500 मिलियन में एक्वायर कर लिया गया। और 2017 में जब 52 साल की उम्र में स्पाइडरमैन होमकमिंग ने सिर्फ कुछ ही मिनटों के कैमियो के लिए आरडीजे ने 10 मिलियन बटोरे। और 2018 में आई 53 साल की उम्र में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, इसने वर्ल्ड वाइड 2 बिलियन से भी ज्यादा का कलेक्शन किया और इस मूवी से आरडीजे ने लगभग $75 मिलियन कमाए, जिससे उनकी नेटवर्थ बढ़कर 250 से 260 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। और आखिरकार 2019 में 54 साल की उम्र में सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर एवेंजर्स एंड गेम ने दुनिया भर से 2.79 बिलियन का कलेक्शन किया और आरडीजे ने इससे अपफ्रंट फीस और भारी प्रॉफिट शेयरिंग मिलाकर लगभग 75 से 100 मिलियन की ऐतिहासिक कमाई की, जिससे उनकी नेटवर्थ सीधे 300 मिलियन तक पहुंच गई। 2021 में 56 साल की उम्र में उन्होंने अपनी क्लाइमेट टेक वेंचर फुटप्रिंट कोलिशन वेंचर्स पर ध्यान केंद्रित किया। 2022 में 57 साल की उम्र में अपने पिता की याद में सीनियर प्रोड्यूस की। 2023 में 58 साल की उम्र में क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीस ओपनहाइमर ने लगभग दुनिया भर से $975 मिलियन का कलेक्शन किया था और इसमें जो आरडीजे हैं ने लुइस स्ट्रोक्स का कालजयी किरदार निभाया। और 2024 में 59 साल की उम्र में अपनी पहली चैंपियन फिल्म के 31 साल लंबे इंतजार के बाद अपना पहला ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा अवार्ड जीते, जिससे उनकी नेटवर्थ करीब 350 से 400 मिलियन हो गई। और जब वो 60 साल के हुए मतलब 2025 में
जब वो सैन डिएगो कॉमिक कॉन के मंच पर जब मार्वल ने आरडीजे की वापसी डॉक्टर डूम के रूप में घोषित की तो पूरी दुनिया बिल्कुल स्तब्ध रह गई। और 2026 में 61 साल की उम्र में रॉबर्ट डाउनी जूनियर सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, ऑस्कर विनर, मेलिबू में $25 मिलियन के एसेट्स और 3 मिलियन के ज्यादा का रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो के साथ साथ उनके पास ऑडी R8, रोलेक्स, ओमेगा जैसी लग्जरी घड़ियों और कारों के शौकीन हैं और $400 मिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ के साथ एक लिविंग लेजेंड बन चुके हैं, जो साबित करता है कि जो इंसान 6 साल की उम्र में ड्रग देखता है, 31 की उम्र में गिरफ्तार होता है, 34 में जेल जाता है और कंगाल भी हो जाता है, वो खुद को बदलकर 43 में आयरन मैन, 59 में ऑस्कर विनर और 61 की उम्र में डॉक्टर डूम बनकर इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक कर सकता है। आखिर आप इस कहानी से क्या समझे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको भी ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों की जर्नी के बारे में जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, गुड बाय, हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो।